मुझे पता नहीं क्यों आईआईटी दिल्ली से स्टार्टिंग से ही बहुत प्यार था एंड वहीं जाना था मुझे। सब फैमिली वालों ने, रिश्तेदारों ने, सबने पापा को यही कहा कि लड़की है, क्या करेगी पढ़ के। अल्टीमेटली मैं गई कोटा, अपने सारे जज़्बातों को एक सूटकेस में पैक करके हम चल दिए सपनों के शहर कोटा में। पता नहीं उस 10 दिन में क्या हुआ, मैंने बहुत अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ मैंने पढ़ाई करी। एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ, लेकिन जब आंसर शीट आई तो आई वाज़ बोर्न विद कि बेटी हुई है, बट आई वांट टू डाई विद कि बेटी हो तो ऐसी। नोहर, राजस्थान का एक छोटा-सा टाउन जहाँ से लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना तो दूर की बात, उस बारे में सोच पाना भी मुश्किल था। लड़कियों के लिए यही सोच होती थी कि उन्हें अल्टीमेटली शादी करनी है, बच्चे सँभालने हैं, घर सँभालना है और यही उनकी लाइफ़ का मोटिव है। आज उसी शहर की एक लड़की आईआईटी दिल्ली में पढ़ रही है और उसी लड़की की कहानी आज मैं आपको सुनाने आई हूँ। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम है निधि और मैं नोहर से बिलॉन्ग करती हूँ एंड करंटली आई एम अ 4th ईयर स्टूडेंट एट आईआईटी दिल्ली। तो नोहर एक ऐसा शहर है जहाँ से लड़कियों के लिए पढ़ पाना बहुत मुश्किल बात थी और बाहर भेजकर बाहर दूसरे शहर में पढ़ पाना और भी मुश्किल काम था। माई स्टोरी बिगिंस बैक इन 2018 जब मैंने 11th क्लास में साइंस ऑप्ट किया जस्ट बिकॉज कि मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी। बट आई हैड ज़ीरो आइडिया कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मेरी फैमिली आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। सिर्फ मुझे टीचर्स और सीनियर से पता लगता था कि साइंस वालों के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आईआईटी के लिए मैं प्रिपेयर कर पाऊँ ऐसा मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। और उसी टाइम पे मेरी फैमिली में बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो मेरी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे अलाउ भी नहीं करती थी कि मैं 11th और 12th में आईआईटी की प्रिपरेशन कर सकूँ। मैंने 11th और 12th में नॉर्मल स्कूलिंग किया, 95% से अपना 12th क्लास बोर्ड कंप्लीट करा। तो फिर मेरे टीचर्स एंड सीनियर्स ने मेरे पापा को, फैमिली को रिकमेंड करा कि एटलीस्ट मुझे एक चांस देना चाहिए, आईआईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो आई थॉट कि मैं एक चांस देती हूँ। मैंने 12th के साथ एक अटेम्प्ट दिया, आई गॉट 82 परसेंटाइल। तो दैट वाज़ नॉट अ वेरी गुड स्कोर, बट स्कूलिंग के साथ मेरे टीचर्स ने बोला कि इट्स अ गुड स्कोर और आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। बट कैसे-तैसे करके मैंने खुद को कन्विंस किया, अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि येस मैं कर सकती हूँ एंड मुझे एक ट्राई देना चाहिए। बट सिंस लड़कियों के लिए बाहर जाना, पढ़ना बहुत मुश्किल काम था, तो सब फैमिली वालों ने, रिश्तेदारों ने, सबने पापा को यही कहा कि लड़की है, क्या करेगी पढ़ के। लेकिन मेरे फैमिली ने, मेरी दादी ने स्पेशली सबने पापा को मनाया, मम्मी को मनाया एंड मेरी मम्मी भी टीचर है, तो मेरी मम्मी का सपोर्ट मुझे हमेशा रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे बैकअप दिया है और पापा को समझाने में हमेशा हेल्प करी है। सेम केस मेरी दादी के साथ है। ऑल्दो मेरी दादी पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन उन्हें पढ़ाई की अहमियत पता है और उन्होंने हमेशा मुझे मेरे मम्मी-पापा से भी ज़्यादा सपोर्ट किया है कि मैं उनको कुछ बन के दिखाऊँ, कुछ करके दिखाऊँ। उसके बाद मैंने कुछ सीनियर्स का एग्ज़ाम्पल दिया अपने पापा को और सबको कि वो उन्होंने अगर किया है तो मैं भी कर सकती हूँ एंड ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ कभी कुछ कर नहीं पाई है, नौहर से निकल के भी करी हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत ऊँचाइयों पे पहुँची हैं। तो एक एक मोमेंट आया जब हमारे यहाँ से 9 लोग जो हैं वो आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए बाहर जाना चाहते थे। तो उन 9 लोगों की वजह से पापा ने और मम्मी ने सोचा कि ठीक है भेज देते हैं, बाकी लोग भी जा रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट रहेगा। बट जो 9 लोग थे वो जाना चाहते थे सिक्कर, जो नौहर से थोड़ा पास है, बट कोटा नहीं जाना चाहते थे क्योंकि कोटा थोड़ा दूर है एंड थोड़ा महँगा ऑप्शन भी है एज़ कम्पेयर टू सिक्कर। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि अगर सिर्फ़ मेरे पास 1 साल है एंड मेरे पास ये लास्ट चांस है, तो क्यों ना मैं बेस्ट जगह जाके पढ़ाई करूँ एंड मेरा बेस्ट मैं वहाँ पे दे पाऊँ। तो मैंने पापा को यही समझाने की कोशिश करी कि ये मेरा एंड है, अगर आप पैसे लगा रहे हो मुझ पे, तो एटलीस्ट मुझे बेस्ट जगह से पढ़ाई करनी है। तो कैसे-तैसे करके मैंने उनको उनके लिए भी मनाया। उनके पास सामने वो भी सवाल आए, "कैसे करेगी अकेले? अकेले तू तो मार्केट भी नहीं जाती, अकेले लड़की कैसे पढ़ेगी कोटा में जाकर? हमारे यहाँ से 14 घंटे का रास्ता है, तो अगर तुझे कुछ हो गया तो हम कैसे आएँगे तुझे लेने? कैसे सँभालने आएँगे?" ये सारे सवाल आए, बट अल्टीमेटली मैं गई कोटा, अपने सारे जज़्बातों को एक सूटकेस में पैक करके हम चल दिए सपनों के शहर कोटा में। वहाँ जाकर भी काफ़ी उतार-चढ़ाव आए, काफ़ी अकेलापन था, डिस्ट्रैक्शंस थे, कांसेप्ट समझ नहीं आ रहे थे एंड वगैरह-वगैरह। बट मुझे किसी ने बताया था मैनिफेस्टेशन के बारे में कि तुम किसी चीज़ को
किसी चीज़ को दिल से कितना चाहते हो, वो मैटर करता है, उसके लिए तुम कितना हार्ड वर्क करते हो वो मैटर करता है, और अल्टीमेटली अगर तुम उसको अ, इतना दिल से चाहोगे तो वो तुम्हारे लिए फ्यूचर में ज़रूर होगी। तो मैंने अपनी वॉल पे आईआईटी दिल्ली का फ़ोटो पेस्ट किया। मुझे पता नहीं क्यों आईआईटी दिल्ली से स्टार्टिंग से ही बहुत प्यार था एंड वहीं जाना था मुझे। तो मैंने अपनी वॉल पे आईआईटी दिल्ली का फ़ोटो पेस्ट किया एंड मैं उसको दिन-रात देखती थी, अपने आप को और अपनी यूनिवर्स को याद दिलाती थी कि दिस इज़ माय प्लेस, दिस इज़ वेयर आई बिलॉन्ग और मुझे यहाँ जाना है। ताकि मुझे हर टाइम याद रहता है कि मैं इसके लिए मेहनत करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी जब तक मैं वहाँ पे ना पहुँच जाऊँ। और इस जगह पे मुझे देखने के लिए मेरे पेरेंट्स ने सैक्रिफ़ाइस किया है, मेरे पेरेंट्स ने लोगों की सुनी है और मुझे यहाँ पहुँचना है किसी भी तरीके से। सारे उतार-चढ़ाव पार करके जनवरी आ गया और मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आ गया। मैंने मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरे 98 परसेंटाइल बने। थोड़ी खुशी थी कि अच्छा स्कोर है, मैंने अच्छी मेहनत करी है, बट थोड़ा मैं कहीं न कहीं दुखी भी थी। शायद मैं उतना नहीं स्कोर कर पाई जितना मैंने 1 साल पहले सोचा था, या जिसके लिए जितनी मैंने मेहनत करी थी, शायद मैं उतना नहीं स्कोर कर पाई। उसके बाद वापस जुट गई मैं पढ़ाई पे, क्योंकि अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट होने वाला था। बट कैस मार्च आ गया और मार्च के साथ आ गया कोविड और हम सबको वापस घर लौट जाना पड़ा। और अब इंडियन हाउसहोल्ड्स में कहाँ पढ़ाई होती है। कोविड में ना तुम लाइब्रेरी जॉइन कर सकते हो, ना तुम कहीं और जाके पढ़ सकते हो, तुम्हें सिर्फ घर पे रहना है। एंड घर पे इंडियन हाउसहोल्ड्स में पढ़ाई कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, स्पेशली कोविड टाइम में जब सब एक के बाद एक सबको कोविड होते जा रहा है। सब रिकवर भी होते गए, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था उसमें पढ़ना। एंड फिर आ गया अगस्त, जिसमें मेरा सेकंड अटेम्प्ट हुआ मेंस का एंड मेरे परसेंटाइल आए 95 और बहुत ही उसके साथ आ गया डिप्रेशन, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया ये 4 महीने कि में इतना कैसे ड्रॉप हो गया। मैंने मेहनत तो करी है, मेबी मेरे कॉम्पिटिटर्स की पढ़ाई ज़्यादा ज़्यादा अच्छी हो गई है एंड वगैरह-वगैरह बहुत सारे सवाल आए। पेरेंट्स भी पेरेंट्स को भी सब लोग, ये पेरेंट्स से ज़्यादा रिलेटिव्स ये बोलने लगे कि क्या किया है तुमने 1 साल में कि ये मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे, और बहुत कुछ सुनना पड़ा मुझे भी, पेरेंट्स को भी। एंड मैं पढ़ाई शुरू कर ही रही थी एडवांस की कि 26 सितंबर को हमारा एडवांस का एग्ज़ाम था, लेकिन उससे जस्ट 10 दिन पहले 15 सितंबर को मेरे एक बहुत ही क्लोज़ फैमिली मेंबर की डेथ हो गई। और वो क्लोज़ फैमिली मेंबर स्पेशली मेरी मॉम से बहुत ज़्यादा क्लोज़ था। इनफैक्ट ही वाज़ द शी वाज़ द ओनली मेंबर ऑफ माय मॉम्स फैमिली, शी वाज़ द ओनली मेंबर फ्रॉम माय मॉम साइड ऑफ फैमिली। एंड मुझसे नहीं देखा जा रहा था अपनी मॉम की, अपनी फैमिली की हालत उस टाइम पे। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं इस सिचुएशन में उनके लिए क्या कर सकती हूँ। बट मेरी मॉम ने मुझे एक ही बात बोली कि मेरे साथ सब लोग हैं और मुझे पता है तू भी है। मुझे तुझे ऐसे फ़िज़िकली मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तू दिल से मेरे साथ है और तू अपनी 1 साल की मेहनत को ज़ाया मत कर और अपनी मन लगा के पढ़ाई कर। 10 दिन में तेरा एग्ज़ाम है और कुछ सबको कुछ बन के दिखा। जिन फैमिली मेंबर की डेथ हुई है, वो भी मुझे बहुत अच्छी पोज़ीशन पे देखना चाहते थे, तो उन्हें खुशी तब होगी जब तू किसी अच्छी पोज़ीशन पे पहुँच जाएगी। वो उस एक लाइन से मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिली जितना मुझे कभी 1 साल में भी नहीं मिली थी। एंड पता नहीं उस 10 दिन में क्या हुआ, मैंने बहुत अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ मैंने पढ़ाई करी। 10 दिन बाद 26th को हमारा जेईई एडवांस का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ, लेकिन जब आंसर शीट आई तो उतने मार्क्स नहीं बन रहे थे जितना कट ऑफ रहती है या जितना एक्सपेक्टेड था। बट ठीक है, कहीं न कहीं मन में एक होप थी कि नहीं हो जाएगा, मैंने इसके लिए करी है मेहनत एंड मैं अपने आप को उस जगह देखती हूँ, मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ अपने आप को उस जगह पे। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो पता लगा कि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड था एज़ कम्पेयर टू बाकी प्रीवियस ईयर से। एंड वहाँ पे लिखा आ रहा था कांग्रेट्स यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर जेईई एडवांस। तो उस लाइन को देख के मेरा और मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन मैं शायद लफ्ज़ों में बयाँ ना कर पाऊँ। एंड आज जो मैंने अचीव किया है वो उसके सामने बहुत छोटा है, जो मैं अपने और अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहती हूँ। क्योंकि आई वाज़ बोर्न विद कि बेटी हुई है, बट आई वांट टू डाई विद कि बेटी हो तो ऐसी। तो मैं आप सब लोगों के साथ अब अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजीज़ एंड टिप्स शेयर करना चाहूँगी। एंड अभी मुझे आईआईटी दिल्ली में 4 साल हो गए हैं, तो मैंने काफ़ी सारे इनकमिंग स्टूडेंट्स को देखा है, जिनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम रही थी, उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी निकाला है। तो मैं आपके साथ उनकी टिप्स भी शेयर करना चाहूँगी। मेबी आपको अपने सक्सेस की तरफ एक कदम बढ़ाने में हेल्प हो सके।
तो मेरी सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है वो है मैनिफेस्टेशन। जैसा मैंने कहा था, मैं आईआईटी दिल्ली की फ़ोटो अपने वॉल पे चिपका के रखती थी। आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है, आपके जो भी ड्रीम रैंक है, ड्रीम मार्क्स है, वो आपको खुद को और अपने यूनिवर्स को हर टाइम याद दिलाते रहना है कि ये आपको फ्यूचर में चाहिए एंड आपके पास फ्यूचर में है। आपको यूनिवर्स को ये दिखाना है कि ये आपके पास फ्यूचर में ऑलरेडी है। आप इसको चाहते हो क्योंकि आपके पास फ्यूचर में ऑलरेडी है। हिंदी में बोलूँ तो किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है। एंड ये बात बहुत सच है कि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो आप उसके लिए इतना पैशनेट हो जाओ, इतना हार्ड वर्क करो कि भगवान खुद तुमसे बोले कि ले लो यार, हक है तुम्हारा। एंड सेकंड टिप जो मैं आप सबको शेयर करना चाहूँगी वो है रिविज़न की टिप, जो हमेशा मुझे लगती थी स्पेशली केमिस्ट्री से रिलेटेड, कि मुझे याद नहीं होते थे फ़ॉर्मूलाज़ एंड रिएक्शंस स्पेशली इनऑर्गेनिक में। तो उन सब के लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी कि आप एक पेज पे इनऑर्गेनिक, एक पेज ऑर्गेनिक एंड एक पेज फिज़िकल आप शॉर्ट नोट्स बना के रखिए। जैसे-जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, आपके वो एक पेज भरता जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास एक पेज आ जाएगा जिसमें आपके सारे शॉर्ट नोट्स होंगे। उस एक पेज को आपको दिन में 4 बार दवाई की तरह लेना है, 2 बार सुबह, 2 बार रात को। एंड आपकी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपको आपके माइंड में आपको सोते-जागते आपको रिएक्शंस, फ़ॉर्मूलाज़ याद रहने लग जाएँगे। तो दैट इज़ अ वेरी गुड टिप जो मैंने पर्सनली यूज़ करी है, अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बताई है, उनको भी हेल्प मिली है और मैं चाहूँगी कि आप भी ये लोग यूज़ करें, आपको डेफ़िनिटली इससे हेल्प मिलेगी। थर्ड टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी कि आप पॉज़िटिव मार्क्स बढ़ाने पे सब लोग ध्यान देते हैं प्रैक्टिस से, मॉक टेस्ट से, पीवाईक्यू से, बट नेगेटिव मार्क्स कम करने पे कोई ध्यान नहीं देता एंड ये बच्चों की सबसे बड़ी गलती होती है। तो आप जब पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है कि आपको 9 से 12 एंड 3 से 6 के बीच में ही आपको टेस्ट देने हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम टाइमिंग रहता है, ताकि आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर पाओ उस चीज़ के लिए। सेकंड चीज़ कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना नहीं है, बल्कि उस टेस्ट को एनालाइज़ भी करना है। एनालाइज़ का मतलब है कि आप ये एनालाइज़ करोगे कि आपके नेगेटिव मार्किंग कहाँ ज़्यादा हो रही है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा हो रही है, किस टॉपिक में ज़्यादा हो रही है एंड आपकी किस तरह की मिस्टेक हो रही है। सिली मिस्टेक्स है, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स है एंड आपको उस मिस्टेक्स पे काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सिली मिस्टेक्स हैं, प्लस में दिक्कत है, प्लस को माइनस लिख दिया, 6 को 9 लिख दिया, अगर इस तरह के सिली मिस्टेक्स हैं, तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कैसे क्वेश्चंस, ईज़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आई वुड से कि अपनी आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको सिली मिस्टेक्स हैं। अगर आपको कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हैं, तो फिगर आउट करो कि आपको किस कंसेप्ट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या वो जॉइंट कंसेप्ट्स हैं, क्या वो इंडिविजुअल कंसेप्ट्स हैं, तो आपको उसी कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। फोर्थ टिप जो मेरी रहती है कि बच्चों का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत गलत होता है। ज़्यादातर बच्चे 1-1 घंटा डिवाइड करते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स को, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने पेपर को डिवाइड करना है, आपके उन क्वेश्चंस में जो आपको अच्छे से आते हैं, उन क्वेश्चंस पे जो आपको डाउटफुल हैं और तीसरा वो पार्ट जो आपको नहीं आते हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था मैथ्स, तो मैं हमेशा मैथ्स से स्टार्ट करती थी। मैथ्स में अगर 25 क्वेश्चंस हैं, तो 25, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स में 30 क्वेश्चंस हैं, 30 में से 15 मेरे को आते हैं, 7 डाउटफुल हैं एंड बाकी के मुझे नहीं आते। तो सबसे पहले मैं वो 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगी जो मुझे आते हैं। उसके बाद आपको जंप करना है अपने सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट में। उसमें भी आपको वो क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। सेम विद द थर्ड सब्जेक्ट। इस तरीके से आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए जो आपको अच्छे से आते हैं। इफ़ यू थिंक कि आपने अच्छा खासा अमाउंट सिक्योर कर लिया है, मे बी 40 टू 50 क्वेश्चंस आपने सिक्योर कर लिए हैं, तो आपको डाउटफुल क्वेश्चंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने 30 टू 35 क्वेश्चंस करे हैं बट आपको और क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, तो आप डाउटफुल वाले सेक्शन पे जंप कर सकते हो। तो इस तरीके से पेपर को डिवाइड करना है, ना कि मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री 1-1 घंटे में डिवाइड करना है, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर बच्चों के 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं और 1 वीक। तो 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को हमेशा ज़्यादा टाइम देना है एज़ कम्पेयर टू 1 ऑफ योर वीक सब्जेक्ट। उसके बाद मेरी लास्ट स्ट्रैटेजी रहेगी डिस्ट्रैक्शंस के लिए। डिस्ट्रैक्शंस किसी भी टाइप की हो सकती है, आपके फ्रेंड से हो सकती है, रिलेटिव से हो सकती है, फैमिली से हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन माय केस जो मैंने इंसिडेंट बताया कि मेरे एक बहुत ही क्लोज़ फैमिली मेंबर की डेथ हो गई थी एंड
उन उससे रिलेटेड मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ अपनी फैमिली क्राइसिस की वजह से, इमोशनल क्राइसिस की वजह से, तो आप उससे कैसे कॉप अप कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जो हो गया आप उसे सही नहीं कर सकते, जो आने वाला टाइम है फ्यूचर आप उसको ब्राइट कर सकते हो। एंड इवन अगर आप फ्यूचर में कुछ अच्छा करके दिखाते हो तो मे बी पास्ट वाली चीज़ों को भूलने में आपको और आपकी फैमिली को और ज़्यादा हेल्प होगी। एंड मे बी जो इंसान गया है या जो इंसान आपकी लाइफ से गया है, किसी भी तरीके से गया है, मे बी उसको भी आप पे प्राउड फ़ील होगा कि आपने कुछ करके दिखाया है उसको। और इसी में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि आज से 4 साल पहले 2020 में जब मेरा रिज़ल्ट आया था, आज भी मुझे वो दिन याद है। और आज से 6 साल पहले का टाइम था और आज का टाइम है। मेरी फैमिली का मुझे देखने का नज़रिया, रिलेटिव्स कैसे मेरी फैमिली को देखते हैं, कैसे मुझे देखते हैं, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है ऑलमोस्ट 180 डिग्री से। मेरी फैमिली को पहले कैसे देखा जाता था और अब रिलेटिव्स का और आस-पास के लोगों का क्या नज़रिया रहता है फैमिली के टुवर्ड्स, वो पूरी तरीके से चेंज हुआ है। एंड मैंने खुद देखा है, अगर आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आए, आपके लाइफ में कुछ भी हुआ, आप नहीं पहुँच पाए अगर वहाँ पे, तो एक बार सब लोग ये बोलेंगे कि कोई बात नहीं, उस टाइम ऐसा हो गया था इसलिए नहीं हो पाया, बट ज़िंदगी भर आपको उस बर्डन के साथ जीना है कि आप नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप कर जाओगे उस चीज़ को एक बार भुलाकर, तो लोगों को ये नहीं याद रहेगा कि आपकी लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शंस आए थे, आपकी लाइफ में क्या बुरा हुआ था, लोगों को बस आज ये दिखेगा कि आप किस पोज़ीशन पे हो। पुरानी चीज़ें लोगों को नहीं याद रहती, आज आप कहाँ हो, आप कहाँ 10 साल बाद होगे, कहाँ आप फ्यूचर में होगे, लोगों को वो दिखाई देता है। तो हमेशा अपना फ्यूचर का, अपने प्रेज़ेंट का देख के चलो, जो हो गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट आप अपना फ्यूचर आपको ब्राइट बनाना है और वो सिर्फ़ आपके हाथ में है। तो ये थी मेरी कहानी, एक छोटे से शहर नौहर से लेकर आईआईटी दिल्ली का सफ़र, बीच में बहुत सारे मुश्किलों को पार करते हुए, डिस्ट्रैक्शंस, चैलेंजेस, फाइनेंशियल सिचुएशंस और एंड व्हाट नॉट, सारे चैलेंजेस पार करके आज मैं यहाँ पे हूँ। एंड आई होप कि आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद मेरी जगह आप खड़े हो जोश टॉक जेई पे। और अम, मैं यही आशा करती हूँ कि आज से 4 साल बाद आप आने वाले आईआईटी एस्पिरेंट्स को, जेई एस्पिरेंट्स को मेरी तरह मोटिवेट कर रहे हों। जोश टॉक जेई आपके लिए हमेशा मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेकर आता रहता है, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ लेकर आता रहता है। तो आई होप कि आप इससे मोटिवेट हुए हों, आपके अंदर एक अलग जुनून आया हो। तो यही थी मेरी कहानी जुनून भरी।